पुलिस ने अपनी मेहनत से एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा था जो 5 लोगों की जान लेने वाला था। जिस टीम ने इस मामले की जांच की थी उस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया था। 8 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर मांडवा नाम की एक जगह है। इसी मांडवा में एक गांव है जिसका नाम बैटनहेली है। 8 जून 2022 की बात है। बैटनहेली का रहने वाला एक व्यक्ति गांव के पास बहने वाली एक नहर के करीब से गुजरता था। क्योंकि उस समय उस नहर में पानी उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। उसकी नज़र नहर में तैरती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। उस आदमी के अंदर जानने की इच्छा हुई कि उसके पास चलकर देखना चाहिए आखिर नहर में क्या चीज़ है। वह नहर के पास चला गया, लेकिन जब वह नहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नहर में पड़ी हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक इंसानी लाश है। उस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से ऊपर का हिस्सा गायब है। एक इंसान की अधकटी लाश को देखकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई और वह वहां से चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत दलबल के साथ बैटनहेली में नहर के पास पहुंची। इसके बाद उस शव को निकाला गया। लाश किसी महिला की थी। हालांकि उस समय लाश की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि लाश का कमर से ऊपर का हिस्सा यानी कमर से चेहरे वाला हिस्सा गायब था। जिसने भी उस लाश की ऐसी हालत की थी वो इसलिए की थी ताकि लाश की पहचान ना हो सके। इसके बाद पुलिस उस नहर में लाश के ऊपरी हिस्सों को ढूंढने में लग जाती है। अभी पुलिस खोजबीन कर ही रही थी कि तभी अचानक 8 जून को यानी नहर वाली लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही बैटनहेली गांव से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव के पास पुलिस को दूसरी लाश मिलने की सूचना मिली। अरकेरी गांव के लोगों को भी एक दूसरी सीडीएस नाम की नहर में अधकटी लाश तैरती हुई दिखाई दी। यानी उस लाश का भी आधा हिस्सा गायब था और पुलिस को लगा था कि शायद लाश का दूसरा हिस्सा उन्हें मिल गया है। पुलिस तुरंत वहां से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव में पहुंची, लेकिन जब नहर से वह लाश निकाली गई तो उस लाश ने पुलिस की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया। जिस अधकटी लाश को पुलिस के बैटनहेली की नहर में मिली थी उसका ऊपरी हिस्सा समझ रही थी उस लाश को, दरअसल वो एक दूसरी लाश निकली। लेकिन सीडीएस नहर में पाई गई ये लाश भी एक महिला की ही थी और यह भी आधी ही थी, यानी इसका भी कमर से पैर तक का हिस्सा तो था लेकिन कमर से लेकर चेहरे तक वाला हिस्सा गायब था। और इससे एक चीज तो पुलिस के सामने साफ हो गई थी कि दोनों महिलाओं की हत्या एक ही व्यक्ति ने की थी और जिसने भी की ये हत्याएं वह बहुत चालाक था क्योंकि उन लाशों में पुलिस को कुछ समानताएं दिखी। पहली तो यह कि उन दोनों लाशों का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से लेकर चेहरे तक वाला हिस्सा गायब था और दूसरा उन दोनों लाशों को करीब 25 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नहरों में ले जाकर फेंका गया था। तीसरा वो दोनों लाशें महिलाओं की ही थी। पुलिस को लग रहा था कि दोनों लाशों में कुछ तो कनेक्शन जरूर है और इनके पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने दोनों लाशों के ऊपरी हिस्सों को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बिना चेहरे के उन लाशों की पहचान भी नहीं की जा सकी और पहचाना ना होने के कारण यह केस भी पड़ा रहा। इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होते देखकर पुलिस ने इस केस की जांच दूसरे एंगल से शुरू करनी चालू कर दी। कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अपने बेहतरीन 45 पुलिस अधिकारियों को लेकर 9 टीमें बनाई। केस में सुराग जुटाने के लिए 2 तकनीकी टीमों का भी गठन किया गया और इन टीमों का काम था पूरे राज्य में दर्ज हुई 25 से 35 साल तक की महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट देखना और उनकी जांच पड़ताल करना। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उन दोनों महिलाओं की उम्र करीब 25 से 35 साल के बीच थी। इसी के आधार पर गुमशुदा महिलाओं के आंकड़े इकट्ठे किए गए और आंकड़े बता रहे थे कि कर्नाटक में उस समय 1115 महिलाएं लापता थी। पुलिस ने उन 1115 लापता महिलाओं में से अब ऐसी महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जिनकी डिटेल्स उन दोनों लाशों की डिटेल से मैच हो रही थी। हालांकि पुलिस ने इन दोनों महिलाओं की कटी हुई लाशों के बारे में 10,000 पर्चे भी छपवाकर आसपास के इलाकों में बांट दिए, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसी तरह जांच करते करते कई दिन बीत गए।
2 महीने बीत गए लेकिन पुलिस को इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिली। हालांकि पुलिस अपना काम बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कर रही थी और 2 महीने बीत जाने के बाद जांच कर रहे एक सब इंस्पेक्टर मांड्या ने करीब 77 किलोमीटर दूर चामराजनगर शहर से लापता हुई गीता उर्फ पुती नाम की एक महिला के बारे में पता लगाना शुरू किया। वह गीता के घर गए। उन्होंने गायब हुई गीता के बारे में घर वालों से कुछ सवाल किए। इसके बाद उन्होंने घर वालों से गीता की कुछ फोटो दिखाने को कहा और वह उन पुरानी तस्वीरों को देखने लगे। कुछ तस्वीरें देखने के बाद सब इंस्पेक्टर को गीता की एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में बहुत अहम साबित हुआ। दरअसल उस तस्वीर में गीता ने जो कपड़े पहने हुए थे सेम उसी तरह के और सेम उसी कलर के कपड़े पुलिस को एक क्राइम सीन पर मिले थे। और अब इससे इतना तो कन्फर्म हो गया था कि नहरों से मिली दोनों लाशों में से एक लाश चामराजनगर की रहने वाली गीता की थी। आखिरकार पुलिस के हाथ उन हत्याओं का एक सिरा तो लग गया था और अब पुलिस को इस सहारे उस हत्यारे तक पहुंचने का एक रास्ता भी मिल गया था। पुलिस ने गीता के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि गीता ने घटना वाले दिन किस किस से बात की थी और उस दिन गीता की लोकेशन वहां पर थी। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि गीता की आखिरी लोकेशन मांड्या में ही थी। साथ ही पुलिस को उसकी कॉल डिटेल में एक नंबर ऐसा भी मिला जो पुलिस को संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि उस नंबर से गीता के फोन नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी और वह नंबर 35 साल की टी सिद्धू लिंगप्पा नाम के एक व्यक्ति का था। सिद्धू लिंगप्पा बेंगलुरु से इंडस्ट्रियल एरिया में पीनिया के एक कारखाने में काम करता था। वह एक पुरुष था, शादीशुदा था और बेंगलुरु में अपने परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए सिद्ध लिंगप्पा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया और जब सिद्ध लिंगप्पा से गीता के बारे में पूछा गया तो उसने गीता को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने सिद्ध लिंगप्पा को गीता के नंबर की कॉल डिटेल से दिखाई तो यह साबित कर रही थी कि उसके और गीता के बीच कई बार बातचीत हुई थी। तो तब आकर सिद्ध लिंगप्पा पुलिस के सामने टूट गया और वह स्वीकार कर लेता है कि उसने ही गीता को मारकर उसकी लाश के निचले हिस्से को नहर में फेंका था। और पुलिस ने जब उससे यह इसकी वजह पूछी तो सिद्ध लिंगप्पा ने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस भी कांप गई। और सिद्ध लिंगप्पा की यह भयानक कहानी सुनने के बाद पुलिस ने एक और आरोपी महिला को गिरफ्तार किया था और उस महिला का नाम चंद्रकला था। दरअसल चंद्रकला देह व्यापार के रूप में काम करती थी और गीता की हत्या से कुछ सालों पहले ही सिद्ध लिंगप्पा की मुलाकात चंद्रकला से हुई थी। फिर उन दोनों में मुलाकात का सिलसिला बढ़ने लगा और इस तरह सिद्ध लिंगप्पा और चंद्रकला को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए तो चंद्रकला ने एक दिन सिद्ध लिंगप्पा को अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह से कुछ लोगों ने उसे इस धंधे में जबरदस्ती धकेला था और इसके लिए कैसे उसे मजबूर कर दिया गया था, वरना वह भी आज एक साधारण जिंदगी जी रही होती। अपनी प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी सिद्ध लिंगप्पा को यह बात बहुत बुरी लगी। वह गुस्से से पागल हो गया। चंद्रकला के प्यार में अंधे हो चुके सिद्ध लिंगप्पा ने उस दिन कसम खाई कि जिसने भी चंद्रकला को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर किया है वह एक एक करके उन सबको जान से मार डालेगा। सिद्ध लिंगप्पा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उसने चंद्रकला के साथ मिलकर 7 लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने चंद्रकला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला था। सिद्ध लिंगप्पा ने बताया कि उसने और चंद्रकला ने मैसूर में एक घर किराए पर लिया और फिर चंद्रकला की मदद से 3 जून 2022 को उन्होंने अपनी शिकार गीता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मैसूर में किराए वाले कमरे पर बुला लिया। क्योंकि गीता चंद्रकला को पहले से जानती थी इसलिए वह सिद्धलिंगा और चंद्रकला के झांसे में आ गई। गीता के कमरे पर आ जाने के बाद गीता की सांसें रुक जाने के बाद उन्होंने गीता की लाश को कमरे से 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि लाश के दोनों हिस्सों को एक एक करके दूसरे आसानी से बाइक पर रखकर ठिकाने लगाया जा सके। उन दोनों ने ठीक वैसा ही किया। सिद्ध लिंगप्पा ने बाइक चलाई और चंद्रकला बोरे में भरी लाश के एक हिस्से को बाइक पर पीछे रखकर बैठ गई और फिर वह दोनों लाश के पहले हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए निकल गई। इसके बाद उन दोनों ने लाश के दूसरे हिस्से को भी इसी तरह बाइक से ले जाकर कहीं और ठिकाने लगा दिया। सिद्ध लिंगप्पा और चंद्रकला ने गीता को मारने के बाद उसके गहने और पैसे भी लूट लिए थे। इसके बाद पुलिस ने दूसरी नहर में मिली अधकटी लाश के बारे में जब उससे पूछा तो तब सिद्ध लिंगप्पा ने बताया कि वह लाश भी उसी ने फेंकी थी। उसने बताया कि यह लाश पार्वती नाम की एक महिला की थी और उसका नाम भी उसकी लिस्ट में था।
30 मई 2022 को चंद्रकला और सिद्धलिंगप्पा ने गीता की तरह ही पार्वती को भी नौकरी का झांसा देकर मैसूर बुलाया था। उसका गला घोटकर उसे भी मार दिया। फिर उसके भी 2 टुकड़े किए, उसे भी बाइक से ले जाकर अलग अलग जगह पर ठिकाने लगा दिया। और फिर आगे चलकर 8 जून 2022 को पार्वती और गीता की लाशों के निचले हिस्से बेबी लेक नहर और सीडीएस नहर में मिले थे। गीता की गुमशुदगी की जांच की वजह से ही दोनों नहरों की लाशों की पहली सुलझ पाई थी। इसके बाद पुलिस ने इस केस को लेकर सिद्धलिंगा पर सख्ती दिखानी शुरू की और उसे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। जब पुलिस उसकी लिस्ट के बारे में पूछने लगी तो सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। उसने बताया कि उसने पार्वती और गीता से पहले भी एक और महिला का कत्ल किया था। वह महिला भी उसकी लिस्ट में शामिल थी। उस महिला का नाम कुमुदा था। सिद्धलिंगा ने उसे मई 2022 में बेंगलोर में मार दिया था। फिर उसके भी टुकड़े करके उसे अलग अलग जगह पर फेंक दिया था। कुमुदा सिद्धलिंगप्पा की पहली शिकार थी। फिर 30 मई को पार्वती उसकी दूसरी शिकार बनी और 3 जून को गीता उसकी तीसरी शिकार बनी। सिद्धलिंगप्पा ने लिस्ट के साथ लोगों में से 3 को ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद सिद्धलिंगप्पा ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसने और चंद्रकला ने तो 7 ही लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैंने इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया था और उसका नाम प्रेमिका चंद्रकला भी थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वह किसका नाम था तो उसने बताया कि मेरी प्रेमिका चंद्रकला, जो मेरे सभी क्राइम में मेरे साथ थी। सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि प्रेमिका चंद्रकला ही थी, वह उसकी अगली शिकार होने वाली थी। लिंगप्पा ने पुलिस से कहा कि अगर वह पकड़ा नहीं होता तो अब तक चंद्रकला को भी ठिकाने लगा दिया होता। लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि जिस प्रेमिका के लिए सिद्धलिंगप्पा ने 3 महिलाओं को खत्म कर दिया, इसके अलावा 4 और को मारने की तैयारी में था। फिर ऐसा क्या हो गया था कि वो अपनी उस प्रेमिका को मारने पर उतर आया। इस पर सिद्धलिंगप्पा ने बताया कि चंद्रकला ही एकमात्र ऐसी गवाह थी जो उसके इस अपराध के बारे में जानती थी और उसे अब तक यह डर सताने लगा था कि चंद्रकला अगर पकड़ी गई तो वह आसानी से पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी और वह उसे भी फंसा देगी। इसी वजह से उसने चंद्रकला को भी मारने का मन बना लिया था। पुलिस ने भी इस केस में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर सिद्धलिंगप्पा सही समय पर नहीं गया होता तो वह चंद्रकला के साथ साथ और भी 4 लोगों को मार चुका होता। पुलिस ने बहुत मेहनत और बेहतरीन तफ्तीश की वजह से एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा जो 5 लोगों की जान लेने वाला था और जिस टीम ने इस मामले की जांच की थी उसे 1 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया गया था। हालांकि इस केस में पुलिस की जांच आगे भी चलती रही और लाशों के ऊपर के हिस्से की खोजबीन भी जारी रही, लेकिन चंद्रकला और उसके आशिक सिद्धलिंगप्पा को इस घिनौने जुर्म के कारण जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।